हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज से आपका जो लेक्चर आएंगे ना, दोनों मीडियम में आने वाला है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है। अब रीजन क्या है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले तो एग्जाम्स अपीयर कर नहीं रहे ना, हिंदी वाले भी दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिटेड होगा। अब नेक्स्ट और क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आज हिस्ट्री का आपका थर्ड लेक्चर है। ठीक है। ऑलरेडी हमने दो लेक्चर देख दे दिया है, तो आप लोग उसको जाकर देख जरूर लेना। उसमें हमने जो सिविल अपराइजिंग्स थे वो सारा कवर कर दिया है। रिवोल्ट ऑफ 1857 कवर किया है। और प्री कांग्रेस कांग्रेस का जो भी कैसे फॉर्मेशन हुआ, नेशनल मूवमेंट का कैसे क्या क्या फेज रहे हैं, गांधी जी का चंपारण मूवमेंट, मॉडरेट फेज, ये सारा मैंने कवर कर दिया। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, या अगर वीडियो को नहीं देखना है तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड करके उसको पढ़ जरूर लेना। रीजन बीइंग आपका रिवीजन काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आप आधे घंटे में वो सारे जितने जो कंटेंट है ना, सारे को रिवाइज कर जाओगे। इस तरह से वो फॉर्म किया गया है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एंड उसके बाद गांधी जी का क्या फैक्टर था कि वो एक नेशनल लीडर के रूप में इमर्ज किए। और क्या है ना कि बीपीएससी का एक हैबिट है कि वो लीडर्स के उनके थॉट्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। लाइक गांधी जी का व्यूज क्या था कास्ट को लेके, उनका क्लास को लेके क्या व्यूज था, सत्याग्रह को लेके क्या व्यू था, रिलीजन पे क्या क्या व्यू था। तो आज गांधी जी के बारे में ओवरऑल चीजें कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। और नेक्स्ट लेक्चर में रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी का जो भी है ना बचा हुआ, उसको ट्राई करूंगा समराइज करने का। तो ठीक है, वीडियो को अब शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये क्या था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था आफ्टर आफ्टर 1858 एक्ट। ठीक है, इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? एक रिस्पॉन्स था ये राइजिंग नेशनलिज्म। कैसे? आपने क्या किया? बंगाल को डिवाइड कर दिया। बंगाल को डिवाइड किसे क्या क्या हुआ? देश में नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और उसके पहले क्या हुआ था? ऑलरेडी हमारा कांग्रेस का सेटअप हो चुका था, आईएनसी का, जिसमें से मॉडरेट्स लोग ट्राई कर रहे थे कि इंडियंस के पास नेशनलिस्ट फीलिंग्स का उजागर हो, मतलब राइज हो, है ना। एक तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हुआ? मुस्लिम का डिमांड अलग था। वो लोग चाह रहे थे कि जो मुस्लिम का जो भागीदारी है वो बढ़े, और वो डिमांड किए थे क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट का। इसमें से क्या हुआ? सिमिलर डेपुटेशन 1906। तो ये आपका हुआ इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के लिए। अब इसका की प्रोविजन देख लेते हैं क्या हुआ। तो फर्स्ट हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो आपका जो प्रोविंशियल प्रोविंशियल एंड सेंट्रल काउंसिल में उन्होंने मेंबर्स को क्या किया? इंक्रीज किया। जो सेंट्रल काउंसिल में मेंबर कितने थे? पहले 16 थे, उनको अब क्या कर दिया? 6 कर दिया। ए 6 वाला ए 6 ऐसे हो गया, और 1 पे यहाँ 0 कर दो, तो याद ऐसे कर लेना। ठीक है, 16 से 60 फर्स्ट। उसके बाद क्या किया उन्होंने? शिमला डेपुटेशन का जो था उसका डिमांड को फुलफिल किया, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट को उन्होंने लाया। ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने? इनडायरेक्ट इलेक्शन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ध्यान रहे, इट इज नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो कि चूज किया जाता था विया इलेक्टोरल कॉलेजेस। जैसे अभी हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही ना वो चूज किया जाता है। तो वही वैसा ही उस समय भी था, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन आया। उसके बाद उन्होंने अधिकार तो दिया डिस्कस करने का, बजट का, बजट पर डिस्कस करने का, बट काफी लिमिटेड था। एक्सेप्ट क्या किया? मिलिट्री पे आप नहीं कर सकते थे, डिफेंस पे आप नहीं कर सकते थे, रेलवे पे नहीं कर सकते थे, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारे चीजों पे आप नहीं कर सकते थे। फिर आपके पास था कि आप रिजोल्यूशन तो पास कर ला सकते थे, रिजोल्यूशन आप ला सकते थे, बट रिस्ट्रिक्टेड था। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्टिव सब्जेक्ट पे, जो रिस्ट्रिक्टिव जो मैटर थे ना, उन पे आप नहीं ला सकते थे। ठीक है। अ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव सब्जेक्ट लिख देना, रिस्ट्रिक्टिव जो मैटर्स थे उन पे आप नहीं ला सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते थे। नेक्स्ट क्या था? आपके पास रियल पावर ट्रांसफर, नो रियल पावर ट्रांसफर। दैट मीन्स गवर्नर जनरल के पास पावर था वेटो का, एंड ओवरराइडिंग पावर थे, रिटेन कर सकते थे वोट वेटो के थ्रू,
एंड ओवरराइडिंग पावर्स उनको दिया गया था। हम्म, अब क्या है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें फर्स्ट एज ए फर्स्ट इंडियन उनको अपॉइंट किया गया। जो काउंसिल का जो कंपोजिशन था, काउंसिल का जो कंपोजिशन था, नॉमिनेटेड ऑफिशियल, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल, इसमें ऐसे काउंसिल का कंपोजिशन था। ठीक है, अब इसमें से अगर देख लो तो ब्रिटिश का इंटेंट है, साफ साफ दिख रहा था ना, अपीज कीजिए मुस्लिम को, डिवाइड कीजिए इंडियंस को। तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा गया फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। तो टोटल जो आपको मैंने 8 पॉइंट दिया, आप इजिली इसको एग्जाम्स में कट कॉपी पेस्ट मार देना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे विथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब आपने प्रोविजन लाया तो कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा ना। तो इम्पैक्ट पहला क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट आया, जिससे कारण क्या हुआ, पॉलिटिकली हिंदू मुस्लिम में डिवीजन आया। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग को क्या हुआ, मजबूती मिला। आपने 1906 में जो उन्होंने शिमला डिक्लेरेशन में डिमांड किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, उनके फेवर में जो भी प्रोविजन में जो आपने सेपरेट इलेक्टोरल लाया तो आपको उनके फेवर में लाया। इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग मजबूत हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो आईएनसी में दो फेज था ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट जो गोखले थे उन्होंने वेलकम किया कॉशियसली, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट थे रिजेक्ट कर दिया गया, लाइक तिलक एंड बिपिन चंद्र पॉल। डिवाइड एंड रूल आपने कंफर्म किया, फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर रिफॉर्म, हाँ बेसिक्स फॉर 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स फॉर रिफॉर्म। तो अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या हुआ। स्यूडो रिफॉर्म आया, आपने तो पावर तो दिया नहीं गवर्नर के पास, जो गवर्नर के पास, अब हमने देखा, देखो गवर्नर जनरल के पास क्या था, रिटेन का द वेटो एंड ओवरराइडिंग पावर। इससे क्या हुआ, आपने रियल पावर तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो नो रियल पावर टू इंडियन, स्यूडो रिफॉर्म। और आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेशन था, इलेक्टेड इंडियंस एंड लिटिल इन्फ्लुएंस। तो दादा भाई नौरोजी ने राइटली स्टेटेड, एक कोट मैंने दे दिया है, अ पॉलिटिकल एडवांस ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस रिफ्लेक्टिंग द डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग नेशनलिस्ट। तो आप इस कोट को भी यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 1901 पॉलिटिकल टोकनिज्म प्लस कम्युनल डिवीजन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। अब ये हो गया आपका हिंदी में। तो आप हिंदी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लेना, और आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ तो जरूर रहे होंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। किसके रिपोर्ट था, बेस्ड ऑन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918, और एक रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग इंडियन डिमांड्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। एक क्या था, प्रॉमिस था, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। तो आगे बात करते हैं इसका की प्रोविजन क्या था। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, ट्रांसफर सब्जेक्ट प्लस रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर, रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या कहता है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ। एंड रिजर्व सब्जेक्ट में पुलिस, रेवेन्यू, जस्टिस। सेकेंड में देखा जाए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंडियन मिनिस्टर मेड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर फॉर ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, बाइक कैमरलिज्म आया सेंटर में, एक अपर हाउस, लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्सपांशन ऑफ काउंसिल हुआ, जो सेंटर और प्रोविंसेस दोनों में काउंसिल का एक्सपांशन हुआ, मोर इंडियंस को क्या हुआ, इलेक्ट किया गया। फ्रेंचाइज एक्सटेंडेड हुआ, मतलब लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन आया। ठीक है, अबाउट 10% इंडिया गॉट द राइट टू वोट। ठीक, अब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन सम प्रोविंसेस हुआ, लिमिटेड आया प्रोविंशियल लेवल पे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में सेटअप किया गया फॉर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया क्रिएटेड, ऑफिस क्रिएटेड हुआ लंदन में टू हैंडल इंडियन अफेयर सेपरेटली। डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी अगस्त डिक्लेरेशन 1917, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आया। डायरकी वर्क पोरली ड्यू टू गवर्नर्स ओवर पावर।
राइज ऑफ मास मूवमेंट आ गया, फेलियर फेलियर ऑफ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का फेलियर के चक्कर में क्या हुआ, मास मूवमेंट राइज हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसके बाद हुआ 1920 में। ग्रोइंग डिमांड फॉर फुल स्वराज का डिमांड बढ़ा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंट, क्रिटिसिज्म बाय नेशनलिस्ट व्यू एज इनएडिक्वेट एंड डिसअपॉइंटिंग, महात्मा गांधी ने बोला अ वुडन लोफ फॉर स्टार्विंग मैन। अब इसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, कर लेते हैं थोड़ा। डायरकी फेल्ड हुआ, लिमिटेड फ्रेंचाइज इसका मास को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया गया, नो रियल पावर ट्रांसफर टू इंडियंस, एज जवाहरलाल नेहरू सेड इट वाज लाइक गिविंग ए बेबी ए रैटर व्हेन ही डिमांडेड फूड। वही हिंदी में भी मैंने दे दिया है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो, भूखे बच्चे को खाने के बदले खिलौना देना। अब देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में क्या देखें, कैसे वो नेशनल लीडर के रूप में इमर्ज हुए, क्लास के ऊपर क्या व्यूज था, कास्ट के ऊपर क्या व्यूज था, रिलीजन के ऊपर क्या व्यूज था, एंड सत्याग्रह के ऊपर क्या व्यूज था। टोटल इनके बाद 5 टॉपिक्स है, इनके सारा को अब कवर कर लेते हैं। गांधी जी इमर्ज हुए नेशनल लीडर के तौर पे कब, पोस्ट चंपारण 1917 के बाद। उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ उन्होंने क्या किया, मोरालिटी को भी मिक्स किया, और पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या लाया, मास पॉलिटिक्स लाया प्लस मोरालिटी को उन्होंने मिक्स किया, ठीक है। अब क्या कहते, फैक्टर्स क्या था उनके इमरजेंस का, तो फर्स्ट देखो जब आया तो उनका विक्ट्री शुरू हो गया 1917 में, इंडिगो फार्मर्स का विक्ट्री हुआ चंपारण में। 1918 में मिल वर्कर्स का विक्ट्री हुआ। 1918 में क्या हुआ, पीजन टैक्स रिलीफ आया। तो चंपारण 17, अहमदाबाद स्ट्राइक 18 एंड खेदा 18 में ही खेदा में हुआ। अब इन्होंने इनोवेटिव आइडियोलॉजी लाया। इनोवेटिव आइडियोलॉजी क्या था उनका, सत्याग्रह एंड अहिंसा। मास मोबिलाइजेशन हुआ, उन्होंने ट्राई किया मास को अट्रैक्ट करने का। खादी चरखा मूवमेंट मोबिलाइज पीजेंट्स एंड वोमेन। लीडरशिप इन मास मूवमेंट, अब देखो जैसे 1919 में एंटी रॉलेट एक्ट के थ्रू, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बैकवर्ड ऑफ ब्रिटिश ग्रुप, तो वहां पे उन्होंने लीडरशिप का रोल प्ले किया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उन्होंने यंग इंडियन और हरिजन के थ्रू स्वराज के आइडियाज को क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिला। 1907 का जो सूरत स्प्लिट हुआ तो एक क्या हुआ, लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो उसको उन्होंने ट्राई किया फुलफिल करने का, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी का क्या किया, फायदा उठाया। ब्रिटिश बलंडर, अब जैसे रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जालियाबाग मसाकरे आया, उसमें क्या हुआ, काफी ज्यादा एंगर था लोगों में, है ना। तो गांधी जी उसमें उन सारे एंगर का एक वॉइस बने, उन सारे जो एंगर था उसको रिप्रेजेंट किए, तो वो भी एक था, ठीक है। उनका था एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव अपील था, वो चाहते थे हर सेक्शन के लोग क्या करें, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, लाइक दलित हो गया, मुस्लिम हो गया, वुमेन हो गए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था, उन्होंने कांग्रेस को डिमोक्रेटाइज किया नागपुर सेशन 1920 में। अब लिमिटेशन का कुछ तो था ना, सोशल लिमिटेशन था, दलित मार्जिनलाइज इनिशियली। पूना पैक्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट के थ्रू 1932 में अंबेडकर और गांधी का कन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, जिसमें कास्ट सिस्टम को लेकर कुछ था समथिंग, है ना। उसके बाद था पॉलिटिकल लिमिटेशन, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट तो किया बट क्या हुआ, काफी शॉर्ट टाइम के लिए। इसे क्या हुआ, कोलैप्स ऑफ खिलाफत 1924। आइडियोलॉजिकल लिमिटेशन था, नॉन वायलेंस क्रिटिसाइज हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने इनके स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज किया 1939 में। इकोनॉमिक लिमिटेशन, उनके पास इंडस्ट्रियल विजन नहीं था, उन्होंने वो कहते थे ग्राम स्वराज के बारे में, बट जो नेहरू थे उनका आइडिया था मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लान। लीडरशिप लिमिटेशन में क्या हुआ, इसमें क्या सेंट्रलाइज कंट्रोल था, गांधी जी टोटली कंट्रोल करते थे मूवमेंट को। इसमें जैसे दांडी मार्च जो 1930 था वो टोटली क्या था, गांधी के थ्रू ही वो हो रहा था, वो टोटली सेंट्रलाइज था, तो भी एक उनका लिमिटेशन था। अब आप कोर्ट अगर यूज करना हो तो कर लेना। गांधी कन्वर्टेड कांग्रेस इनटू अ फाइटिंग मशीन, बिपिन चंद्रा ही वाज द वॉइस ऑफ इंडिया साइलेंट मिलियंस, जवाहरलाल नेहरू हिज स्ट्रेटजी awakened a nation but could not fully liberate it.
ठीक है, तो इसको आप निगेटिव निगेटिव टोन में इसको यूज कर सकते हो, एज ए कंक्लूजन इसको यूज कर सकते हो ये वाला। बट इसको ना आप पॉजिटिव 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 के तौर पे इसको आप ये दो कोट को आप यूज कर सकते हो। गांधी जी एज अ मास लीडर, अगर क्वेश्चन आता है गांधी जी एज अ मास लीडर, तो ये वाला कोट टोटली फिट करेगा। आप इसको इजिली आप इंट्रोडक्शन में आप यूज कर लेना। गांधी जी लीडरशिप मॉडली अवेकन इंडिया बट सोशल फ्रैक्चर कम्युनल टेंशन इन इकोनॉमिक चैलेंजेस रिमेंड। तो वही आप इसको कंक्लूजन में आप ये वाला जो कोट है ना आप इसलिए यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो थिंग ब्राउन का कोट था। इन शॉर्ट क्या गांधी गांधी क्या थे, आर्किटेक्ट ऑफ मास नेशनलिज्म बट नॉट द फाइनल लिबरेटर। अब वही हिंदी में है, आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉरी टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। अब देख लेते हैं गांधी जी का व्यू ऑन कास्ट। गांधी जी सा कास्ट एज ए सोशल स्ट्रक्चर, एम करते थे इंटरनल रिफॉर्म नॉट इमीडिएट। कास्ट को टोटली खत्म करना नहीं चाहते थे, वो कास्ट के अंदर जो खराबियां हैं ना उसको ठीक करना चाहते थे। और गांधी जी जो कास्ट को एक सोशल स्ट्रक्चर के तौर पे उसको देखते थे। अब व्यू क्या था उनका गांधी जी का, सपोर्ट फॉर आइडियल वर्ना सिस्टम, वर्ना बाय वर्क, वो वर्क जो वर्ना जो था ना सिस्टम ऑफ वर्क पे बेसिस पे सपोर्ट करते थे, नॉट बाय बर्थ। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो अनटचेबिलिटी को ग्रेटेस्ट इविल मानते थे, इसी कारण वो हरिजन सेवा संघ का एस्टैब्लिशमेंट किया था फॉर दलित अपलिफ्टमेंट 1932 में। प्रमोशन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, वैल्यूड किए मैनुअल वर्क को एट पार विथ प्रीस्टहुड। अब उनका जो चंपारण सत्याग्रह आश्रम था ना वहां पे वो इम्फेसाइज करते थे, वहां पे वो प्रमोट करते थे आप खुद से टॉयलेट क्लीन करो, सेल्फ क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट। टेम्पल इंट्री मूवमेंट, गांधी जी ने टेम्पल इंट्री मूवमेंट में सपोर्ट किया, लाइक वैकोम सत्याग्रह इन केरला, ताकि दलित को भी टेम्पल में एंट्री करने का राइट हो। ग्रेजुअल सोशल रिफॉर्म अप्रोच, एडवोकेट सोशल एजुकेशन इंटर डाइनिंग रिस्पेक्ट एमोंग कास्ट। साबरमती आश्रम में कास्ट न्यूट्रल डेली प्रैक्टिस को करवाते थे, ताकि ये जो उनका जो प्रमोशन है जो आइडियाज है इंटर डाइनिंग का उसका वो जो प्रमोट हो, है ना। अब वो रिलीजियस जस्टिफिकेशन करते थे विथ री इंटरप्रिटेशन। सा कास्ट सोशल ऑर्डर, वो कहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है वो सोशल ऑर्डर है। यंग इंडिया आर्टिकल में आर्ग्यू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रू हिंदुइज्म, आर्ग्यू किया जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो एक अगेंस्ट क्या है, हिंदुइज्म के अगेंस्ट है। अब टोटल 7 पॉइंट मैंने दिया, तो 7 पॉइंट क्या है, नॉन वायलेंट रिकॉन्सिलेशन, अर्ड अपर कास्ट टू वॉलंटरी एक्सेप्ट दलित एज इक्वल, जो फास्ट ऑन टू डेट 1932 में अगेंस्ट सेपरेट दलित इलेक्टोरेट एम टू कीप हिंदू सोसाइटी यूनाइटेड। जो दलित को लेके जो पूना पैक्ट वाला जो सीन था जिसमें गांधी जी फास्ट किए डेथ के फास्ट अब ऑन टू डेथ 1932 में, अम्बेडकर क्या डिमांड था कि ताकि दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया जाए। बट क्यों किए थे, अगर अगर ऐसा होता तो उनको लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए तो फिर हिंदू सोसाइटी में यूनिटी नहीं बचेगा, तो इसलिए वो लोगों अपर कास्ट को भी अर्ज करते थे कि आप दलित को भी इक्वली एक्सेप्ट करो। अब लिमिटेशन क्या था, फेल्यूर टू डिमांड टोटल एनिलेशन, गांधी रिफॉर्म कास्ट बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय इट। वही जो अंबेडकर थे एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में अपोज किए थे, तो गांधी ये जो इनका जो व्यूज था ना गांधी जी का उसको ये अपोज किए थे। तो आप एग्जाम्पल जरूर डालना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी प्रीलिम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। अब आपका मेंस में भी अब इजली इसको यूज करना। रिलीजियस सैंक्शन प्रॉब्लम, जस्टिफाइड वर्ना स्पिरिचुअली, उन्होंने वर्ना सिस्टम को स्पिरिचुअली जस्टिफाई किया, बट अगेन वही पेरियर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में रिजेक्टेड कास्ट एज डिवाइन। प्रैक्टिकल इनफेक्टिवनेस, सिंबॉलिक गेस्टर मोर लीगल स्ट्रक्चर चेंज लेस, हरिजन टूअर रेज अवेयरनेस बट डीप रिफॉर्म वेयर absent। उन्होंने जो हरिजन टूर किया था, हरिजन टूर किया था 1932 टू 1934 में, ताकि वो अवेयरनेस ला सके। लेकिन क्या हुआ, अवेयरनेस अवेयरनेस तो आया बट ऑन ग्राउंड में जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना तो इनइफेक्टिव रहा, रिफॉर्म डीप रिफॉर्म हुआ ही नहीं, एब्सेंट थे। तो ही हो गया प्रैक्टिकल इनइफेक्टिवनेस।
कंजर्वेटिव स्टैंड इनिशियली, पहले वो क्या कहते अपोज करते थे इंटरकास्ट मैरिज को, है ना, लेकिन 1930 के बाद उन्होंने इसको, इनका जो क्या सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे उनका शो हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए एलिनेशन फ्रॉम दलित लीडर, दलित फाउंड गांधीज अप्रोच पैट्रोनाइजिंग, जो पूना पैक्ट 1932 में अंबेडकर फोर्स टू कंप्रोमाइज अंडर गांधीज प्रेशर, वही उन्होंने फास्ट जो डेट किया था ना, भूख, जो फास्टिंग किया था अप टू डेट तक, तो उसमें क्या हुआ, गांधी जी ने फोर्स कर दिया, वही पूना पैक्ट में एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो। इन शॉर्ट देख लो गांधी मोरल रिफॉर्मर वो कास्ट बट फेल टू डिमांड टोटल स्ट्रक्चर ओवरऑल। इन शॉर्ट आप कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो, है ना। अब अगला देख लेते हैं, गांधी जी व्यू ऑन क्लास। गांधी एक्सेप्ट क्लास डिवीजन बट जो रिजेक्टेड वायलेंट मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल, एम फॉर इथिकल नॉन वायलेंट सोशल ऑर्डर। गांधी जी क्लास डिवीजन को एक्सेप्ट तो करते थे, लेकिन जो मार्क्सिस्ट का जो वायलेंट आइडिया था ना क्लास स्ट्रगल का, उसको रिजेक्ट करते थे। अब क्या करते, पॉजिटिव व्यू क्या था उनका, था सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल, इंस्पायर्ड बाय रस्किन अनटू इज दिस लास्ट, ये जो उनका रस्किन का था, रस्किन का, उससे वो इंस्पायर्ड थे। गोल के अंत्योदय मीन्स अपलिफ्टमेंट, वो बात करते थे अपलिफ्टमेंट ऑफ लास्ट, जो सोसाइटी में जो लास्ट क्लास बचा हुआ है ना, वीकेस्ट पर्सन, उसका भी अपलिफ्टमेंट का बात करते थे, यही है सर्वोदय का कंसेप्ट। रीच को ट्रस्टी ऑफ वेल्थ समझना चाहिए, को होना चाहिए, ना कि ऑनर। ठीक है, वेल्थ फॉर सोशल बेनिफिट नॉट पर्सनल लग्जरी। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम 1941, इथिकल इकोनॉमी, नॉन वायलेंट क्लास रिकॉन्सिलेशन, रिजेक्टेड क्लास वार एंड proletariat dictatorship, advocate dialogue and compromise, compassion between rich and poor, promotion of dignity of labor, physical labor equal to moral and economic necessity। चंपारण सत्याग्रह में गांधी प्रैक्टिस एंड टॉट सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। गांधी जी बात करते थे विलेज एज बेसिक इकोनॉमी यूनिट, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब एग्जांपल में देख लो, स्वदेशी है खादी मूवमेंट। वो क्या थे, क्रिटिक थे मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और बिग इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉयटेशन प्लस डीह्यूमनाइजेशन। देखो मैनचेस्टर मिल आया तो क्या हुआ, कोलैप्स हो गया था, इंडियन का जो आर्टिसन इकोनॉमी था क्या हुआ, टोटली कोलैप्स कर गया था। एडवोकेसी ऑफ वॉलेंट्री पॉवर्टी, पर्सनल सिंप्लिसिटी टू रेसिस्ट ग्रीड, उन्होंने बात किया पर्सनल सिंप्लिसिटी का, ताकि जो ग्रीड है ना वो इंसान में कम हो। अब जैसे गांधी जी ऑन लाइफ, उन्होंने क्या कहता, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। गांधी जी का जो ऑन लाइफ था तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मिनिमल पोजेशन, हैंडमेड क्लॉथ। लिमिटेशन देख लो, आइडियलिज्म ऑफ ट्रस्टीशिप था, डिपेंड ऑन मोर कॉन्साइसेस ऑफ, अब बीच पे डिपेंड करता है ना कि आइदर वो अडॉप्ट करता है या नहीं करता है। जैसे देखो जो बिरला थे उन्होंने पार्शियल सपोर्ट किया, बट जो इंडस्ट्रियल जो मास लेवल पर देखा जाए तो नो मतलब एक्सेप्टेंस नहीं था, है ना, मास लेवल पर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा जाए तो इस पर एक्सेप्टेंस नहीं था। तो क्या था, आइडियलिज्म कंसेप्ट था, नो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर रिफॉर्म था। अब जैसे अब क्लास को आप बात करते हो, क्लास को क्लास नहीं होना चाहिए, तो उसमें एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म भी तो आना चाहिए ना। अब कोई ब्लूप्रिंट नहीं था लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेके, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन वॉलेंटरी था, मैंडेटरी नहीं था, है ना, मैंडेटरी तो नहीं था। अब जैसे जमींदारी का किया जाता था, तो वहां पे आप साइलेंट रहते हो, गांधी जी साइलेंट थे, बट नेहरू क्या बात करते थे, नो जमींदारी एबोल्यूशन को लेके। लिमिटेड स्ट्रेटजी अगेंस्ट कैपिटलिज्म, फोकस ऑन स्मॉल स्केल इकोनॉमी, इग्नोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीड। ये तो अगर स्मॉल स्केल इकोनॉमी के तो सिर्फ क्या है, गांव के लिए है ना, रूरल एरिया के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एंड जो हमारा इकोनॉमी है वो राइज हो सके, और जो स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। वीक अपील अमॉन्ग इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वर्कर मूव टुवर्ड सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, सीपीआई फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, मिसमैच विद मॉडर्न इकोनॉमिक नीड, विजन फिट फॉर एग्रीगेशन रूरल इंडियन, वही बात किया मैंने, नॉट सुटेबल फॉर फ्यूचर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। 5 ईयर प्लान 1951 में आया,
जो नेहरूवन इंडस्ट्रियल मॉडल पे बेस्ड था। अब वही कोट देख लो, इकोनॉमिक विदाउट एथिक्स इज सीन, महात्मा गांधी ट्रस्टेड ब्रीच डिग्निटी एंड जस्टिस। गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड। एक एस्से में भी वाला कोट ना कोट कर सकते हो, अगर करप्शन पे जो करप्शन टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला जो कोट है ना इजिली फिट हो सकता है, आप देख लेना। ठीक है, कंक्लूजन अब है, गांधी जी अप्रोच मोरलाइज इकोनॉमिक रिलेशन but lacked structured systematic transformation needed to tackle deep class exploitation. His vision remains a powerful ethic critic, not a practical economic blueprint. सिर्फ मतलब इसका मतलब एक आइडियलिस्टिक विजन था उनका, प्रैक्टिकल मतलब नहीं था। अब देख लेते हैं उनका रिलीजन पे क्या व्यू था। अब फॉर गांधी रिलीजन वाज द कोड ऑफ लाइफ, इंट्रोडक्शन में डाल देना। अब पॉजिटिव व्यू क्या था, रिलीजन इक्वल टू रिलीजन इक्वल टू मोरालिटी। उनके मतलब रिलीजन में क्या होता है, ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, सर्विस है। उनके अकॉर्डिंग रिलीजन यही था। ठीक है, यंग इंडिया 1926 में बात पर किया है, रिलीजन इज ट्रूथ एंड लव। वो बात करते थे सर्वधर्म संभव, और रिलीजन डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। प्रेयर मीटिंग में गीता, बाइबल, कुरान को पढ़ा जाता था। सोशल यूज ऑफ रिलीजन, रिलीजन को यूज किया जाएगा फॉर इंडिंग एक्सप्लॉयटेशन, अपलिफ्टिंग दलित, इंपावरिंग वुमेन। हरिजन मूवमेंट जैसे लाया गया था, प्रमोटेड इक्वालिटी थ्रू रिलीजियस एथिक्स। वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, लिंक पॉलिटिक्स विथ एथिक्स, रिजेक्टेड कॉम्युनल हेटर्ड। रिलीजन एज ए मीन्स ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीजन का यूज किया जाए टू सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड रिनंसिएशन, ना कि मतलब जो फालतू का जो प्रथा चल रहा था ना उस पर वो बिलीव नहीं करते थे। जैसे गांधी जी का ऑन लाइफ था ब्रह्मचर्य एंड सिंप्लिसिटी। अब इसका लिमिटेशन भी कुछ तो होगा ना, क्रिटिसिज्म, रिलीजियस इन्फ्लुएंस डिवाइडेड पीपल। गांधी जी का जो मेथड था पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज करना, उससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा मतलब वो डिवीजन लाया। जैसे खिलाफत सपोर्ट 1919 में वो, लेकिन बाद में क्या हुआ, पोस्ट 1922 में हिंदू मुस्लिम में राइट हुआ। ठीक है, communal tension increased despite effort. Non-violence religious unity ideal failed to prevent communal violence. जैसे डायरेक्ट एक्शन 1946 में आया, नकोली राइट हुआ, नोआ खाली राइट हुआ, है ना। रिलीजियस वीकेंड पॉलिटिकल मूवमेंट, रिलीजियस मोरालिटी इन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड मास पार्टिसिपेशन एंड मोमेंटम। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्लोड व्हेन गांधी जी सस्पेंडेड इट आफ्टर वायलेंस। अब इसको बस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हो, रिलीजियस वीकेंड पॉलिटिकल मूवमेंट। अब इसे कोड देखो, यहाँ पे मैंने कोड दे दिया, रिलीजन इज माई लाइफ, लाइफ विदाउट रिलीजन इज वॉइड, और रिलीजन लेड टू द सेम ट्रूथ। गांधी जी व्यूज, कंक्लूजन में इसको डाल देना, गांधी जी व्यूड रिलीजन एज अ मोरल फोर्स टू प्यूरिफाई इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ट्राई टू कीप रिलीजन above political hatred, 8 practical failures show the limit of religious ethics in mass politics। अब लास्ट है, लास्ट में इसका एक और देख लेते हैं, व्यूज ऑन सत्याग्रह। तो इसका पॉजिटिव व्यूज क्या है सत्याग्रह में, क्या गांधी जी का पॉजिटिव क्या था, मोरल फोर्स नॉट अ फिजिकल फोर्स। वीन, एम क्या था इसका सत्याग्रह का, वीन ओवर अपोनेंट और हर्ट हर्ट। अपोनेंट का क्या है, दिल को जीतने का बात करते थे, उसको डिस्ट्रॉय करने का बात नहीं करते थे। जैसे 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह वहां पे उन्होंने यही यूज किया था, और ब्रिटिश वहां पे जो चीजें था उसको खत्म किया। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सेंट्रल था उसका। अल्टीमेट ट्रूथ का अल्टीमेट रियलिटी है, नॉन वायलेंस मीन्स टू रियलाइज इट। साल्ट मार्च जो हुआ था 1930 में, पीसफुल डिफाइंस अगेंस्ट अनजस्ट लॉज। सेल्फ सफरिंग इज स्ट्रेंथ, विलिंगनेस टू सफर विदाउट रिटेलिएशन शो इनर स्ट्रेंथ। जैसे गांधी जी क्या हुआ, गांधी जी को अरेस्ट किया गया, बट तो क्या किया, उसको पीसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो सेल्फ सफरिंग इसमें जो है ना सत्याग्रह में, वो बताता है सेल्फ सफरिंग क्या है, स्ट्रेंथ है, एक मजबूती है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे डालना। मास पार्टिसिपेंट, सत्याग्रह डिजाइन टू मोबिलाइज ऑर्डिनरी पीपल इथिकली। जैसे देखो 1920 में क्या हुआ, मास वॉलेंट्री बायकॉट हुआ ना, बायकॉट किया गया था 19 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो क्या था,
मास पार्टिसिपेशन हुआ। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिंक, सत्याग्रह क्या है? रेजिस्टेंस प्लस पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन क्या क्या? एजुकेशन, स्पाइनिंग, सैनिटेशन। प्रमोशन ऑफ खादी हुआ ड्यूरिंग सत्याग्रह। अब इसका लिमिटेशन क्या है? डिफिकल्ट टू मेंटेन नॉन वायलेंस इन मास मूवमेंट। अब देखो क्या हुआ, चौड़ी सा चौड़ा इंसिडेंट हो गया ना, और इसी कारण क्या हुआ, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिए। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, डिपेंड ऑन मोरल ट्रांसफॉर्मेशन नॉट क्विक पॉलिटिकल रिजल्ट। सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट 1930 और 1934 टुक ईयर विदाउट इमीडिएट सक्सेस, है ना, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट रूथलेस अपोनेंट। अब देखो ना, आप अगर आप अहिंसा सत्याग्रह के मार्ग पे जा रहे हो, तो अगर जलियांवाला बाग में देखा जाए तो उसमें क्या हुआ, लोग पीसफुल सत्याग्रही थे, है ना, बट क्या हुआ, वहां पे जनरल डायर ने उनमें अटैक कर दिया, तो क्या वो गांधी लिमिटेशन यहाँ पे एक्सपोज होता है। तो आज का जो लेक्चर है इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि अलग अलग जो थिंकर्स है, जो नेशनलिस्ट है, उनका व्यूज को, जो जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, उस पे आपको लेक्चर दे दूं। ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर हो जाता है, बट उसको बियर करना, क्योंकि एग्जाम्स में आपको मार्क्स लाने ही है ना। तो पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पे, और उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। ठीक है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।